नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी आनंद। आज हम एक बार फिर तमाम अपडेट ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध से लेकर आए हैं। क्या हुआ, किसने किस पर हमला किया, क्या डिसीजन हुए, IRGC क्या कह रहा है और सर्वोच्च नेता पाने के बाद ईरान फिर किस मोड़ पर है। दूसरा, आखिर कितने साल तक लगातार अमेरिका से युद्ध लड़ सकता है ईरान, इस पर क्या किसका रिएक्शन है, ये तमाम बातें हम समझेंगे। आखिर एक रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ है, उसमें बड़ी आग लगी है, वो भी हम जानेंगे समझेंगे। आखिर और क्या क्या अपडेट हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, ईरानी हमला हुआ है और उसमें एक बहरीन रिफाइनरी में आग लगी हुई। बहुत बड़ी रिफाइनरी है आनंद ये, और इससे स्वाभाविक है कि बहुत बड़े स्तर पर अगर हम कहें तो तेल उत्पादन या फिर तेल शुद्धिकरण का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। कैसे क्या हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं हमारे दर्शक। बिल्कुल, देखिए दरअसल हुआ क्या है कि ईरान आज युद्ध का जो 10वां दिन था, आज के ताज़ा हालात क्या हैं इस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। ईरान जो है कि लगातार सभी जितने भी अरब कंट्री हैं या फिर जहाँ पर भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस है वहाँ पर हमला बोल रहा है। और आज जो कल की देखिए, आप देखिए 2-3 दिनों से यूएई पर, आज भी यूएई पर हमला हुआ है ईरान का, लेकिन आज जो सबसे बड़ा हमला हुआ है ईरान का वो है बहरीन। हाँ। और ये बहरीन रिफाइनरी में जो आग लगी है, इसकी खबर बहरीन न्यूज एजेंसी ने बताया है। अगर उनके मुताबिक अगर बात किया जाए तो हमले में रिफाइनरी परिसर में आग लग गई है, जिससे कंपनी के ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि देश की स्थिति तेल जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था बनी रहेगी। मतलब देखिए, हमले के बीच भी वो कह रहे हैं कि जो कि मैनेज किया जाएगा, लेकिन ईरान जो है कि लगातार हमला बोल रहा है। चाहे आप देख लीजिए यूएई हो, कतर हो, बहरीन का मैं आपको बता ही रहा हूँ। आप देखिए सऊदी, देखिए दुबई में किस तरीके से हाहाकार मचाया हुआ है ईरानी मिसाइल या फिर ड्रोन की बात कर लें। इजराइल तो इस कदर आ गया है कि वहाँ पर अब अमेरिका ने फिर से हथियार देने की मंजूरी भी दे दी है। खबर इस पर हम लोग चर्चा किए थे। तो कुल जमा ये है कि ईरान जो है 10वें दिन भी लगातार सभी देशों पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। और इसमें कुछ अपडेट्स भी आए हुए हैं जो हम आगे आपको और बताएंगे कि ईरान हमले में ईरान को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो संघर्ष चल रहा है इसमें ईरान को भी भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरब जो देश हैं उनको नुकसान हो रहा है या फिर इजराइल को या फिर अमेरिका को, सभी को इसमें नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात, आप यूएई का जिक्र कर रहे थे, यूएई पर हमला। दूसरी तरफ सऊदी अरब से अमेरिका ने जो गैर जरूरी राजनयिक हैं अमेरिकी, उन्हें सबको वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। यानी जो भी कम से कम में अगर जो राजनयिक काम चल सकता है वहां पर, बाकी सबको वापस बुला रहा है ताकि सुरक्षित रखा जा सके अमेरिकियों को। दूसरा, विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी कहते हैं कि ईरान ने पूरी दुनिया को बंधक बनाकर रखा है। यानी हरमुज स्ट्रेट अगर वहां पर ब्लॉक कर दिया गया है तो स्वाभाविक है कि 50% जो तेल सप्लाई विश्व भर को होती है वो हरमुज स्ट्रेट से होती है, और स्वाभाविक है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसमें हम भारत भी शामिल है। भारत भी शामिल है। और आपको भी पता है कि उस रास्ते से भारत का आधा तेल, मतलब ये भी कह लें कि 50 से 60% जो है कि पूरा होता है तेल वहीं से आता है, उसी रास्ते से आता है भारत। तो भारत को भी प्रभावित होगा। लेकिन अगर स्टेट ऑफ होर्मुज की अगर हम बात करें तो होर्मुज बंद रहा तो $215 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है इसकी कीमतें। हालांकि जो आज के लेटेस्ट अपडेट है, देखिए $100 प्रति बैरल पहुंच चुका है, यानी कि 104। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो $104 प्रति बैरल पहुंच चुका है। तो ये चिंता का विषय है, पूरी दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए स्टेट ऑफ होर्मुज आपको भी पता है कि किसके नियंत्रण में है, और वो ईरान के नियंत्रण में है। साथ में वो जो 33 किलोमीटर का गलियारा है, जिसने इस पूरी दुनिया को एक तरीके से हिला के रख दिया है उसके बंद होने से। हालांकि इस पर बहुत सारे ईरान के मंत्रियों का बयान आया है। उनका कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे बंद नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ स्पेशल जो ट्रीटमेंट या फिर स्पेशल जो छूट दिया गया ईरान की तरफ से, तो वो है 2 देश, रूस और चीन। इनके लिए स्पेशल छूट दी गई है। उनके जहाज़ों को स्पेशली मतलब हम ये कह लें कि आगे का रास्ता मतलब दिया जा रहा है कि आप यहाँ से आप अपना कर सकते हैं। तो स्टेट ऑफ होर्मुज की अगर बात कर ले तो स्टेट ऑफ होर्मुज में बाधा लंबे समय तक जारी रहती है। बाधा इसलिए जारी रखती, अगर बाधा लंबे समय तक जारी रहेगी तो $215 प्रति बैरल कीमत इसकी पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो कि विशेषज्ञ होते हैं वो
सिर्फ तर्क पे बात नहीं करते हैं, वो ताज़ा स्थिति को देखते हुए भापते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है आने वाले समय में। तो विशेषज्ञों का क्या कहना है? विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में तेल की कीमतें मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित रिकॉर्ड स्तर लगभग $215 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ये विशेषज्ञों का राय है। साथ ही वो कहते हैं कि अगर इस अहम समुद्री मार्ग में लंबे समय तक रुकावट बनी रहती है तो वैश्विक तेल बाजार में बड़ी उथल पुथल हो सकती है और कीमतें ऐतिहासिक स्तर तक चढ़ सकती है। कुल जमा ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हालात सही नहीं होते हैं, नियंत्रण में नहीं आते हैं, तो मुश्किल और बढ़ सकती है। खास करके भारत की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 50 से 60% निर्यात होते हैं, उसी रास्ते से तेल आते हैं भारत के लिए। और आप भी समझिए कि तेल अगर 50 से 60% का अगर भारत नहीं पहुंच पाता है, उस तेल नहीं आता है भारत तक, तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि ईरान आगे भी कहता आया है, अभी भी कह रहा है कि भारत के साथ ईरान खड़ा रहेगा। तो आने वाली स्थिति में अब देखना होगा कि भारत के लिए, रूस और चीन के लिए तो रास्ता बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, जो आप डॉलर या जो क्रूड ऑयल है उसके दाम बढ़ने की बात कर रहे हैं, ये जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उस दौरान जब हाइप पर गया था क्रूड ऑयल, उससे लगभग उससे इस बार उसको भी क्रॉस कर रहा है, कीमत उसको भी क्रॉस कर रही है। दूसरा एक और भारत के लिए आज से, चूंकि अब आपने रशिया का भी जिक्र कर दिया तो एक लाइन यहाँ भी बनती है, रशिया अब पहले के मुकाबले भारत को ज्यादा महंगा क्रूड ऑयल दे रहा है। मतलब जो पहले जो क्रूड ऑयल वो हमें दे रहा था, बेच रहा था, जब हमने अमेरिका से संधि के बाद रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना कम किया था, अब दोबारा रशिया बेचने को तो तैयार है, लेकिन बढ़े दामों पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। इसलिए दूसरा, अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसके साथ एक और मार्को रूबियो का बयान आया है, और मार्को रूबियो ने एक तरीके से ईरान पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप या फिर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप यह है, रूबियो का क्या कहना है? रूबियो का कहना है कि ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई और मिसाइल हमलों के जरिए पूरी दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि ये कट्टरपंथी शासन क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है। मतलब एक तरीके से वो ईरान को टारगेट करते हुए ये कह रहे हैं कि ईरान जो है, उनके जो मिसाइलें हैं, उनकी जो मिसाइली ताकतें हैं, वो अब मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। ये मार्को रूबियो के बयान से निकल रहा है, क्योंकि उनका यही कहना है कि पूरी दुनिया पर बंधक बनाना, यानी कि अभी जहाँ जहाँ हमला कर रहा है वहाँ की स्थिति बेहद नाजुक है। उनके कहने का मतलब उनके बयान से ये निकल रहा है, अगर तर्क निकाला जा सके तो। वहीं वो बोल रहे हैं कि अगर मार्को रूबियो का एक और आरोप है, ईरान अपने पड़ोसी देशों, उनके ऊर्जा बुनियादी ढांचे और आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी मिशन का मुख्य उद्देश्य ईरान की इस क्षमता को पूरी तरह नष्ट करना है। ठीक है। एक और बात महत्वपूर्ण जोड़ देता हूँ थोड़ा सा, चूंकि आप कह रहे हैं लगातार हमले भी कर रहे हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं या गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अमेरिकी बेस हैं, वहाँ पर ईरान लगातार टारगेट अभी भी कर भी रहा है। दूसरा, अमेरिका लगातार दबाव भी बना रहा है कि भाई ट्रंप का हम लगातार सुन भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि सरेंडर करें अनकंडीशन। तो इस पर जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हैं, वरिष्ठ सलाहकार हैं, ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी, वो कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ कम से कम 10 साल तक लगातार युद्ध कर सकते हैं, 10 साल तक लगातार लड़ सकते हैं। हाँ। दूसरा, अब इसमें ये जोड़ूंगा कि जो अभी अरब कंट्रीज और दूसरी टर्की का भी जोड़ लें, टर्की के ऊपर भी कोई अटैक हुआ है, नाटो ने इसका जिक्र भी किया है, और हालांकि मिसाइल को मार गिराया गया है। मिसाइल पहुंची नहीं, नुकसान नहीं पहुंचा पाई। बिल्कुल। देखिए, और टर्की ने तो अब एक तरीके से हम बोल देता हूँ, वहां पर अभी तैयारी उनकी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार धमाके कर रहा है या फिर ड्रोन हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रही है, तो उसको लेकर के अब तुर्की बड़ा चिंता जता रहा है, और वो अपनी तैयारी भी शुरू कर दिया है। तो उत्तरी उनके जो साइप्रस है, वहाँ पर भी उन्होंने एक तरीके से अपने क्या बोलते हैं F-16 उन्होंने तैनात किए हैं, और पूरी तैयारी में है, क्योंकि देखिए वो ईरान से लड़ना नहीं चाहते हैं, और साथ ईरान का साथ भी देते आए हैं बहुत जगहों पर। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच नाटो ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की है, और ये तुर्की में। दरअसल नाटो प्रवक्ता एलियंस हार्ट ने एक्स पर जानकारी दी है कि अलायंस ने तुर्की की ओर बढ़ती एक मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया गया है, हवा में ढेर कर दिया गया है।
हार्ट ने अपने बयान में जोर देते हुए कहा है कि नाटो अपने सभी सहयोगियों की रक्षा के लिए और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और अडिग है। हाँ। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि तुर्की जो है कि नाटो में शामिल है और नाटो आपको पता है कि नाटो के एक देश पर अगर हमला होता है तो नाटो जो 32 देश है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो इस घटना के बाद तुर्की की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हालांकि मिसाइल कहां दागी गई थी इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक साझा नहीं ठीक है, बिल्कुल। एक और बात, महत्वपूर्ण बात की जो चूंकि अब मुस्तफा खामनेई नया सुप्रीम लीडर उन्हें बना दिया गया है, इसको लेकर अमेरिका की चिंता भी है। अमेरिका की चिंता ये है कि जो कट्टरपंथी या जिस माइंडसेट के साथ अगर हम बात करें अयातुल्ला अली खामनेई लीडरशिप दे रहे थे ईरान को, उसी ट्रैक पर मुस्तफा खामनेई भी रहेंगे। और ये बात चिंता में भी डाल रही है अमेरिका को। अमेरिका को लगता है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है, उसी ट्रैक पर अमेरिका चलेगा, उसी ट्रैक पर वो मिसाइलें अपनी बनाएगा, उनकी रिसर्च करेगा, या फिर जो परमाणु हथियार हैं उन्हें बनाने की उसी दिशा में ईरान लगातार काम करता रहेगा। ये अमेरिका की चिंता भी है। अच्छा, अब इस थोड़ा सा डिफरेंट फिर ट्रैक पर चलते हैं। अमेरिका ने भी नुकसान पहुंचाया ईरान पर। ईरान के 3 तेल टैंकर बताया जा रहा है कि पर्शियन गल्फ में, पर्शियन गल्फ में हमला किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान केवल अमेरिकी मिसाइलों अमेरिका को हो रहा है या इजराइल को हो रहा है, ईरान को भी नुकसान हुआ है यहाँ। बिल्कुल। देखिए, ये खबर जो है कि बहुत चिंता का विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पहले भी अमेरिका ने जहां हमला किया था वो श्रीलंका से ईरान की ओर आ रही थी नौसेना जहाज, वहां पर हमला होता है, लगभग 85 मौत हो जाती है सैनिकों की, ईरानी जो सैनिक है उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब जो हमला हुआ है वो है पर्शियन गल्फ में हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरान के 3 तेल टैंकर पर हमला किया है और ये खबर आ रही है वहाँ से निकल के, क्योंकि देखिए अमेरिकी नौसेना ने फारस की खाड़ी में ईरान के 3 जहाज़ों पर हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बता दिया जाए तो रिपोर्ट के अनुसार में ये जहाज़ तेल टैंकर बताए जा रहे हैं। हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो मतलब देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ईरान को भी नुकसान हुआ है, तो ये आज का ताज़ा जो हालात हैं या फिर नुकसान की अगर गिनती में एक और काउंट कर लिया जाए ईरान के, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ईरान के लिए। बिल्कुल। 2-3 बातें और हैं। एक तो ये कि ईरान की जो सबसे ताकतवर संस्था है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC, उसने नए नेता के प्रति पूरी निष्ठा जताई है। दूसरी एक अमेरिकी रिपोर्ट है आनंद, अमेरिकी रिपोर्ट अमेरिकी अधिकारी की माने तो ईरान उम्मीद से ज़्यादा मजबूत तरीके से जवाब दे रहा है और लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी अमेरिका को कि इतने कड़े तरीके से जवाब अमेरिका को इजराइल को मिलेगा। लगातार निशाना भी बना रहा है। अभी जिक्र भी हो रहा था कि IRGC की तरफ से कहा भी गया है कि 10 साल तक लगातार अमेरिका से फाइट करते रहेंगे। दूसरा, ईरान के एक वर्जन पर आ जाते हैं, भारत से जुड़ा हुआ है ये। ईरान ने कहा है कि भारतीयों से कि वो देश ना छोड़ें, देश छोड़ने की कोशिश ना करें, देश छोड़कर ना जाएं, वो सुरक्षित हैं यहाँ पर। बिल्कुल। दूसरा, इसमें एक ये बात, दूसरा ये और जोड़ देता हूँ चूंकि समय कम है, कि ईरान युद्ध में फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ है। ये वाकई घातक है। अब किसकी तरफ से किया गया है ये सवाल है। मानवाधिकार आयोग ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। बिल्कुल। देखिए, मानवाधिकार संगठन का दावा एक है, बहुत ही चिंता का विषय, क्योंकि ये जो फास्फोरस बम है ये बहुत घातक होता है, बहुत गंभीर परिणाम निकलते हैं अगर शरीर गला देता है। हाँ। तो दरअसल मानवाधिकार संगठन का ह्यूमन राइट्स वॉच ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। HRW यानी कि मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट के HRW के रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए, उनके मुताबिक बात किया जाए, तो जिन तस्वीरों में नागरिक घरों और बुनियादी ढांचों के पास व्हाइट फास्फोरस गोला बारूद इस्तेमाल होते दिख रहे हैं, उनकी जांच कर उनकी सच्चाई की पुष्टि की गई है। मतलब संगठन का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाकों में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल आम नागरिकों के लिए बेहद खतरनाक होता है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के नियमों के खिलाफ माना जाता है। तो ये इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है लेबनान में। तो मानवाधिकार संगठन जो है वो आरोप
इजराइल पर लगाया है और ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, क्योंकि युद्ध में आप देखिए तो चाहे ईरान हमला करे, चाहे अमेरिका हमला करे, चाहे इजराइल हमला करे, क्योंकि जब हमला होता है तो जो रॉकेट होते हैं या फिर जो ड्रोन होते हैं या फिर जो उनका मिसाइलें निशाना होती है पब्लिक ज्यादा बनती है, बन हमने देखा जाती भी है इस युद्ध उसमें, में। क्योंकि हाँ, बिल्कुल आम पब्लिक ज्यादा बनती है। कई बार हॉस्पिटल्स पे बम गिरे हैं, मिसाइल गिरी हैं, कई बार जो स्कूल्स पे बम मिसाइल्स गिरी हैं, उसका खामियाजा आम लोगों को ज्यादा भुगतना पड़ता है। और इसलिए फास्फोरस बम पर पहले भी सवाल उठे हैं, किसी और युद्ध में अगर यूज हुए हैं तो। बहरहाल ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हम लगातार आपको अपडेट देते भी रहे हैं। आज भी हमने ये कोशिश की है कि जो इस युद्ध से जुड़ी बड़ी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाएं। लेकिन ईरान की क्या तैयारियां हैं, ईरान कैसे युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है, या फिर IRGC का क्या रुख है, 10 साल तक वो साफ कह रहा है कि हम अमेरिका से युद्ध लगातार करते रहेंगे, किसी भी सूरत में दिक्कत नहीं है हमें। दूसरा, रशिया, बहुत छोटा कमेंट अब आना है जिस पर रशिया कह रहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। यानी भले ही अभी तक शायद संभव है कि मिसाइल या हथियारों से सपोर्ट ना किया हो रशिया ने, लेकिन पूरी जो इंटेलिजेंस है या पूरी इंफॉर्मेशन है, तमाम इंफॉर्मेशन वो शेयर तो कर ही रहा है। बिल्कुल, देखिए और पुतिन का इस पर बयान भी आया हुआ है। पुतिन ने साफ, जो राष्ट्रपति हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, उन्होंने साफ कह दिया कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को पद संभालने पर बधाई भी दिया है। साथ ही उन्होंने ये जानकारी दी कि क्रेमलिन, पुतिन ने कहा है, उन्हें भरोसा है कि मुस्तफा खामनेई अपने पिता अली खामनेई के काम को सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे और कठिन परिस्थितियों में ईरान की जनता को एकजुट रखेंगे। एकजुट इसलिए क्योंकि ये प्रोटेस्ट के बाद से ही ये सारी घटनाक्रम जो अभी आप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव, तो ये स्टार्ट हुआ ईरान में प्रोटेस्ट से। आपको भी पता है प्रोटेस्ट में लगभग 7,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और इस मौत के बाद किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने धावा बोल दिया है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि रूस आगे भी ईरान के साथ खड़ा रहेगा। रूस तेहरान का पूरा समर्थन करता है, ईरानी दोस्त के साथ अपनी एकजुटता जारी रखेगा। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, हालांकि आप जिक्र कर रहे थे कि भाई वो प्रदर्शन, उसमें भी ये आरोप लगाए गए थे कि अमेरिका के उकसावे पर है, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हकीकत बात है कि ईरान बांग्लादेश नहीं था, ईरान श्रीलंका नहीं था, ईरान वेनेजुएला भी नहीं है। ये बिल्कुल तस्वीर यहाँ पर समझ लेनी चाहिए अमेरिका को और इजराइल को। बहरहाल आगे भी हम अपडेट आपको लगातार इस युद्ध से जुड़ी हुई देते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।